हेलो दोस्तों, मैं प्रीतम राज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जो कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। हमारी आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है और हम लोग इन डिटेल देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन को देखेंगे। उसके बाद फिर फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में जानेंगे, क्या वोटिंग मेथड है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और उसी में हम लोग वीटो को भी समझेंगे। वीटो, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है आज के समय में, उसके बारे में भी हम लोग वोटिंग मेथड के दौरान जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के प्रोसीड्योर के बारे में, कैसे सिक्योरिटी काउंसिल अपना काम करता है उसे भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक पावर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को यूएन चार्टर के द्वारा क्या क्या स्पेसिफिक पावर्स मिले हैं उसके बारे में जानेंगे, जिस पावर्स की वजह से ये सबसे पावरफुल यूएन बॉडी है। अंत में हम लोग इंडिया इन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानेंगे। इंडिया क्या चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल से, क्यों इंडिया एक परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और क्लेम करता है एक परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में, और आज तक क्यों इंडिया एक परमानेंट मेंबर नहीं बन सका है सिक्योरिटी काउंसिल का। इन सभी चीजों को हम आज की अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी और यूएन के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे जिन्हें एस्टैब्लिश किया गया था। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जनरल असेंबली के बारे में देखा था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आप जरूर से चेक करें और उस वीडियो को देखें। उसमें काफी डिटेल में जनरल असेंबली को एक्सप्लोर किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना पहला टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसे एस्टैब्लिश किया गया था और इसका सबसे जो मेन एम है वो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। इसका सबसे बड़ा एम है। यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ही आया है और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का ही काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उसे एस्टैब्लिश करना, और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा मैटर आता है जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा है तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो नए मेंबर के एडमिशन को भी रिकमेंड करता है। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका भी रिकमेंडेशन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है, यूएन चार्टर, जो कि फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशन का, अगर उसमें भी कोई चेंजेस लाने हैं तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवमेंट के बाद ही आएगा। सिक्योरिटी काउंसिल के और भी पावर्स हैं, जिसमें आता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करना, यानी कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस की स्थापना करना। इसके अलावा इनके पास ये भी पावर है कि ये किसी भी स्टेट के अगेंस्ट सैंक्शन लगा सकते हैं और साथ ही साथ मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं अगर किसी नेशन ने ब्रीच किया है यूनाइटेड नेशन के पर्पस या प्रिंसिपल्स को, तो उसके खिलाफ ये सैंक्शंस भी लगा सकता है और उसके बाद भी बात नहीं बनेगी तो मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। तो आप देख सकते हो अभी हमने 2 पॉइंट देखे और इस 2 पॉइंट से ही हमें समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास काफी पावर्स हैं, काफी पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशन का। इसे पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जैसे पुलिस हमारी रक्षा करती है, हमें सिक्योरिटी देती है, वैसे ही ये वर्ल्ड की रक्षा के लिए, वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए, वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए है। इसी वजह से इसे पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जो चैप्टर 5 है यूएन चार्टर का, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है, उसके फंक्शंस के बारे में है, वोटिंग प्रोसीड्योर, जो भी चीजें हैं वो चैप्टर नंबर 5 जो है आर्टिकल 23 से लेकर के 32 तक उसी में लिखा गया है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट पावरफुल यूएन ऑर्गन है, सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसके डिसीजंस पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रेसिडेंसी भी होता है जो हर महीने चेंज होता है, एक एक करके हर मंथ यहाँ के प्रेसिडेंसी को चेंज किया जाता है और वो जो है वो 15 मेंबर स्टेट्स जो हैं उसी में से आता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और जो नेशन यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंसी के लिए आया है 1 महीने के लिए, उसका जो हेड होता है, यानी कि हेड ऑफ द कंट्रीज डेलीगेशन, वो जो है वो प्रेसिडेंट कहलाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अभी अगस्त 2021 में जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है और टीएस तिरुमूर्ति, जो कि हेड ऑफ डेलीगेशन है इंडिया के, वो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं।
सो इस पूरे अगस्त महीने के लिए टीएस तिरुमूर्ति जो है वो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और इंडिया के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंसी का कमान है। और ये जो प्रेसिडेंसी का पोजीशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही का काम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लीड करना, एजेंडा को सेट करना, किस बात पे मीटिंग होगी इसको डिसाइड करना, कोई क्राइसिस है तो उसको देखना, और इसके साथ साथ कोई अगर कन्फ्लिक्ट हो गया है तो उसको भी सॉल्व करना। ये सभी चीजों के ऊपर प्रेसिडेंट जो है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगस्त महीने के लिए इंडिया जो है वो प्रेसिडेंसी संभाल रहा है, और टीएस त्रिमूर्ति जो है वो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक महीने के लिए प्रेसिडेंट बनने से अगर इतना ज्यादा फायदा होता है, तो अगर इंडिया एक परमानेंट मेंबर बन जाए तो फिर कितना ज्यादा फायदा होगा। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इकलौता यूएन बॉडी है जिसके रिजोल्यूशंस जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं मेंबर स्टेट्स के ऊपर, यानी कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस को मानना ही पड़ेगा। अदर जो यूएन बॉडीज होते हैं वो केवल रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उनका जो रिजोल्यूशन है उसका नेचर जो है वो बाइंडिंग नेचर का नहीं है, वो केवल एक रिकमेंडेशन है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन है वो बाइंडिंग नेचर का है। तो ये भी दर्शाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल कितना ज्यादा पावरफुल है। जो पहला सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो हुआ था चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन, जो कि यूके में है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है कंपोजिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर 5 है यूएन चार्टर का, आर्टिकल 23 से लेकर के 32 तक, वो जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। तो उस चैप्टर में से जो आर्टिकल 23 है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम लोग चाइना कहते हैं। ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इन्हें बिग 5 या P5 भी कहा जाता है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन जो होता है वो जनरल असेंबली के द्वारा होता है अंडर रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर किसी मेंबर को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होना है सिक्योरिटी काउंसिल के, तो उसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी जनरल असेंबली में। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है 2 साल के टर्म के लिए, और इनका टर्म 1 जनवरी को शुरू होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स इस तरीके से नहीं अपॉइंट होते हैं कि भाई 10 को अपॉइंट कर देते हैं 2 साल के लिए, फिर 2 साल के बाद और 10 को अपॉइंट करेंगे। नहीं, इस प्रकार से नहीं अपॉइंट होते हैं। यहाँ पे हर साल 5 अपॉइंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक ओवरलैपिंग टर्म है। इस चीज को आप समझिए, एक ओवरलैपिंग टर्म है नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच में। इनका टर्म 2 साल का होता है और हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स ओवरलैपिंग टर्म से चलते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट बॉडी है कि यहाँ पे ऐसा किया ही नहीं जा सकता कि 10 मेंबर्स को एक बार में हटा दिया जाए फिर 10 को लेकर के आया जाए। नहीं, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ताकि उसका काम एक स्मूथ वे में हो सके, ऐसा जरूरी है कि 5 आए 5 जाएं, ताकि वो जो कंटिन्यूएशन है वो चलता रहे और इसका काम काफी स्मूथली हो सके। और एक रिटायरिंग मेंबर जो होता है वो एलिजिबल नहीं होता है इमीडिएट री इलेक्शन के लिए। अभी जो इंडिया है वो नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का 2021 से 2022 तक। तो 2022 में जब इंडिया रिटायर होगा नॉन परमानेंट मेंबर के सीट से, तो उसे इमीडिएट री इलेक्शन के लिए नहीं डाला जा सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल के पहले 2 दशक यानी कि 1945 से लेकर के 1965 तक जो है वो 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल में। और दिसंबर 1965 में जो है इसके मेंबर्स को बढ़ाया गया और बढ़ा करके 10 कर दिया गया, यानी कि 6 से 10, यानी कि 4 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को ऐड किया गया। और ये जो रिफॉर्म है ये आज तक का इकलौता सक्सेसफुल रिफॉर्म है सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिफॉर्म नहीं आया आज तक। जो 1945 में एस्टैब्लिश हुआ है वही चलते हुए आ रहा है अभी तक। जो यूनाइटेड नेशन है उसने अपने मेंबर स्टेट्स को 5 रीजनल ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको जनरल असेंबली वाले वीडियो में भी बताया था, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। 5 रीजनल ग्रुप ऑफ मेंबर स्टेट्स हैं यूएनओ में। पहला है द अफ्रीकन ग्रुप,
दूसरा है द एशिया पैसिफिक ग्रुप जिसमें हमारा भारत देश आता है। तीसरा है द लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन ग्रुप। चौथा है द वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स ग्रुप। पांचवा है द ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो इन 5 रीजनल ग्रुप से आते हैं और हमारा भारत देश जो है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप में आता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो रीजनल डिवीजन है वो कैसे है। तो जो अफ्रीकन ग्रुप है उसमें से 3 मेंबर्स जाते हैं, जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसमें से 2 मेंबर जाते हैं, जो लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन ग्रुप है उसमें से भी 2 मेंबर जाते हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स ग्रुप है उसमें से भी 2 मेंबर जाते हैं, और जो ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप है उसमें से 1 मेंबर जाते हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जनरल असेंबली इलेक्ट करता है वो 10 इन्हीं रीजनल ग्रुप से आते हैं। सो अभी इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का और वो एशिया पैसिफिक ग्रुप से इलेक्ट हुआ है। एशिया पैसिफिक ग्रुप से जो 2 हैं वो है इंडिया और वियतनाम। सो ये मैंने आपको बता दिया कि नॉन परमानेंट मेंबर्स का डिवीजन कैसे है रीजनल ग्रुप्स के अंदर। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जो कि है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो जो चैप्टर 5 है उसके आर्टिकल 24, 25 और 26 ये 3 आर्टिकल जो हैं ये सेट करते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब हम लोग एक एक करके इसके फंक्शंस एंड पावर्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जैसा हम सबको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो सबसे मेन एम है, सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल को फुल अथॉरिटी कि वो जो चाहे वो सो करे, नहीं, उसको अपना काम जो करना है वो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग ही करना है। जैसा यूएन चार्टर कह रहा है उसी अकॉर्डिंग से इसे अपने काम को करना है। और जो स्पेसिफिक पावर्स मिले हुए सिक्योरिटी काउंसिल को, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बाद में देखेंगे, वो जो स्पेसिफिक पावर्स है वो चैप्टर 6, 7, 8 और 12 जो है यूएन चार्टर का वो जो है वो ग्रांट करता है सिक्योरिटी काउंसिल को। जिसमें से चैप्टर 6, 7, 8 जो है वो तो रेलेवेंट है, लेकिन चैप्टर नंबर 12 अब उतना रेलेवेंट नहीं रहा। जो चैप्टर नंबर 12 है वो ट्रस्टीशिप सिस्टम के बारे में है और करंट वर्ल्ड सिचुएशन में कोई ट्रस्ट टेरिटरी तो है नहीं, तो इस वजह से अभी के समय में ये रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गन आया था उस समय ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी के समय में चैप्टर 6, 7 और 8 ही इंपॉर्टेंट है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसे एनुअल रिपोर्ट और साथ ही साथ स्पेशल रिपोर्ट्स को भी सबमिट करना होता है जनरल असेंबली को। एनुअल रिपोर्ट्स तो हर साल सबमिट होता है, स्पेशल रिपोर्ट्स जो होते हैं वो स्पेशल मैटर्स के ऊपर होते हैं, अगर नेसेसरी है तो सबमिट होगा, नहीं तो सबमिट नहीं भी होगा, लेकिन एनुअल रिपोर्ट तो सबमिट होता है। इसके बारे में मैंने आपको जनरल असेंबली वाली वीडियो में भी बताया था कि जनरल असेंबली को जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोसॉक है, सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं, फंड्स हैं, वो सभी अपना रिपोर्ट सबमिट करती हैं जनरल असेंबली को। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी काउंसिल का ये भी काम है कि वो देखी कि क्या कोई ऐसा मैटर है जो पीस के लिए थ्रेट है या कोई ऐसा एक्ट ऑफ एग्रेशन है, और अगर है तो उसे कंसिडरेशन में ले और तुरंत के तुरंत उसके ऊपर अपना रिकमेंडेशन दे कि क्या एक्शन लेना है। जो सिक्योरिटी काउंसिल इसके पास पूरा पावर है कि वो किसी भी मैटर को, किसी भी डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किसी भी सिचुएशन को देख सकता है, उसके ऊपर अपना रिकमेंडेशन दे सकता है ताकि उस डिस्प्यूट को जो है वो सेटल किया जा सके। अगर कोई डिस्प्यूट है या कोई ऐसा सिचुएशन है जिससे इंटरनेशनल फ्रिक्शन पैदा हो सकता है, पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करता है डिप्लोमेसी और मीडिएशन के थ्रू। इसका मतलब कि मीडिएटर बन करके पीसफुल तरीके से उस मैटर को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है सबसे पहले। इसके बाद भी बात नहीं बन रही, इसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो रहा, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगा भाई, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओ उस देश के ऊपर, उस नेशन की इकोनॉमिक रिलेशन में इंटरप्ट करो। इन सभी तरह के मेजर्स उठाता है सिक्योरिटी काउंसिल ताकि उस मैटर को खत्म किया जा सके, उस कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट किया जा सके, उसे और न बढ़ने दिया जा सके। और सिक्योरिटी काउंसिल ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए हुए हैं। इराक के ऊपर लगाया था 1990 में, जब इराक ने इन्वेड कर दिया था कुवैत के ऊपर, उस समय भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया था। लेकिन अगर कोई नेशन है इसके बाद भी वो एग्रेशन में लगा हुआ है, इसके बाद भी वो लड़ने को तैयार है, इसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है, तो अब सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है, और वो काम है वो तुरंत के तुरंत मिलिट्री एक्शन लेना उस नेशन के अगेंस्ट में, जो भी वो नेशन उसके अगेंस्ट में तुरंत के तुरंत मिलिट्री एक्शन लेना। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले आराम से डिप्लोमेसी से मीडिएशन करके शांति से उस मैटर को सॉल्व करना। फिर भी नहीं हो, नेशन नहीं मान रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दो, फिर भी नहीं मान रहा तो मिलिट्री एक्शन ले लो, लेकिन किसी भी तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करो। ये काम है सिक्योरिटी काउंसिल का।
और ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ऐसा नहीं कि छोटा सा कन्फ्लिक्ट हुआ और ये तुरंत मिलिट्री एक्शन ले लेगा उसके ऊपर, नहीं, इसको चार्टर के अकॉर्डिंग ही चलना है और चार्टर के हिसाब से चलते हुए ये इन तरीकों को ट्राई करेगा। जो यूनाइटेड नेशन है उसका पीस कीपिंग ऑपरेशन भी चलता है और साथ ही साथ स्पेशल पॉलिटिकल मिशंस भी होते हैं। इसको भी स्थापित करना जो काम है वो सिक्योरिटी काउंसिल का है। पीस कीपिंग ऑपरेशन कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, स्पेशल पॉलिटिकल मिशंस कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, ये सब सिक्योरिटी काउंसिल देखता है। अब हम लोग एक और फंक्शन देख लेते हैं जो कि है सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन देता है जनरल असेंबली को सेक्रेटरी जनरल के अपॉइंटमेंट के ऊपर, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं काउंसिल के उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर। किसी भी नए मेंबर का एडमिशन करना है तो उसके ऊपर रिकमेंडेशन देता है, किसी भी मेंबर को अगर हटाना है तो उसके ऊपर रिकमेंडेशन देता है। सो ये फंक्शंस एंड पावर्स देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना ये काफ़ी पावरफुल है और साथ ही साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी प्ले करता है। अब हम लोग देखते हैं वोटिंग मेथड्स के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या वोटिंग मेथड है, तो जो आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 27 वो जो है वो वोटिंग मेथड के बारे में बताता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, और हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। आप जो है सो बहुत बार सुनते होंगे कि यार कोई परमानेंट मेंबर वीटो लगा दिया तो भाई ये जो चीज़ है ये तो खत्म हो गया। ऐसा है नहीं, लेकिन एक्चुअली में जो चार्टर है ना वो डिफरेंशिएट करता है दो तरह के मैटर्स के बीच में। एक है प्रोसीड्यूरल मैटर्स और एक है सब्सटैंटिव मैटर्स। इन दोनों मैटर्स के ऊपर जो प्रोसेस है वोट का वो अलग है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो प्रोसीड्यूरल मैटर्स है उसके ऊपर कैसे सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन लेता है। तो अगर कोई प्रोसीड्यूरल मैटर है तो उसके ऊपर 15 में से 9 मेंबर्स का वोट होना चाहिए। अगर 9 मेंबर्स मानते हैं कि ये चीज़ सही है, इसे आगे बढ़ाया जाए तो वो आगे बढ़ेगा, अगर वो कहते हैं नहीं बढ़ाया जाए तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो 9 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक बात गौर करने वाली है वो ये है कि अगर कोई नेगेटिव वोट डाल देता है कोई परमानेंट मेंबर तो वो जो नेगेटिव वोट है वो यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि अगर किसी प्रोसीड्यूरल मैटर्स के ऊपर 9 वोट मिल गया तो फिर वो वैलिड हो जाएगा, भले ही उसके ऊपर एक नेगेटिव वोट क्यों ना हो, भले ही उसके ऊपर 2 नेगेटिव वोट हो, 5 नेगेटिव वोट हो। कुल 15 मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। 10 नॉन परमानेंट में से 9 नॉन परमानेंट मेंबर चाहते हैं कि भाई ये आगे बढ़े। 5 परमानेंट मेंबर जो है वो अगर उसके ऊपर नेगेटिव वोट लगा दे तब भी वो नहीं रुकेगा। बस एक ही चीज है और वो है कि 9 मेंबर्स का यस होना चाहिए। नेगेटिव वोट जो है वो यहाँ पे इनवैलिड है। लेकिन जो सब्सटैंटिव मैटर्स है उसके ऊपर डिसीजन अलग तरीके से होता है कि यहाँ पे भी 9 वोट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें से जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनका भी वोट होना चाहिए। अगर इन मैटर्स के ऊपर किसी परमानेंट मेंबर ने नेगेटिव वोट डाल दिया तो वो मैटर इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए कंकरिंग वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर, यानी कि परमानेंट मेंबर का वोट तो होना ही चाहिए इन मैटर्स के ऊपर। लेकिन जो प्रोसीड्यूरल मैटर्स है उसके ऊपर परमानेंट मेंबर का नेगेटिव वोट इनवैलिड है। सब्सटैंटिव मैटर्स के ऊपर परमानेंट मेंबर्स का नेगेटिव वोट जो है वो वैलिड है। नेगेटिव अगर है तो वो जो मैटर है वो वहीं के वहीं इनवैलिड हो जाएगा। तो ये एक फर्क है इन दो मैटर्स के बीच में, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कि है वीटो, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन है देश विदेश हर जगह। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, उनको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। और वो क्या है भाई, तो उनके पास एक स्पेशल वोटिंग पावर है जो कि है राइट टू वीटो। जैसे ही किसी मैटर में उसको लगा कि यार इस मैटर से मुझे नुकसान हो सकता है, मेरे देश को नुकसान होता है, वैसे ही क्या बोल देगा, वीटो। बस वीटो बोला, मैटर फिनिश। तो ये है राइट टू वीटो। उन सभी के पास क्या अधिकार है, राइट टू वीटो का अधिकार है। It refers to the power of permanent members to veto resolutions of the United Nations Security Council। तो मैंने आपको भी बताया ही कि ये परमानेंट मेंबर का पावर है कि वो वीटो कर दे। वीटो मतलब क्या, रिजेक्ट कर दे किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन को। और जो नेगेटिव वोट है उसे ही वीटो कहते हैं। नेगेटिव वोट है ये, यानी कि वो जो रिजोल्यूशन है उसके खिलाफ है, इस वजह से इसे नेगेटिव वोट बोलते हैं। मतलब कि पूरा देश दुनिया चाह रहा है कि भाई ये चीज हो जाए, ये रेजोल्यूशन पास हो जाए, कोई एक परमानेंट मेंबर है वो कहा कि वीटो, मैटर फिनिश।
अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे अच्छे से याद कीजिएगा, लिख करके रख लीजिएगा। द अनकंडीशनल वीटो possessed by the 5 permanent members has been the most undemocratic character of the UN। ये जो वीटो है जो 5 परमानेंट मेंबर्स के पास में है, ये अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का क्या मतलब? कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर। कोई देश आए तो हर एक रेजोल्यूशन के ऊपर लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनकंडीशनल वीटो जो 5 परमानेंट मेंबर्स को मिला हुआ है, उसे कहा गया है कि ये मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर है यूनाइटेड नेशन का। इस लाइन को याद रखिएगा। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि कौन कौन देश कितना कितना बार वीटो का यूज किया है। तो भाई जो यूएसएसआर और रसिया है, यूएसएसआर था पहले, 1991 में डिसइंटीग्रेट होकर रसिया जो है वो यूएसएसआर का पोजीशन ले लिया। तो यूएसएसआर और रसिया दोनों ने मिल करके 143 टाइम वीटो का यूज किया है। यूएसए जो है उसने 84 टाइम्स वीटो का यूज किया है। यूके जो है उसने 32 बार वीटो, फ्रांस ने 18, चाइना ने 16 और कुल 293 टाइम्स वीटो का यूज हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनकंडीशनल वीटो है जो कि एक अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर है यूनाइटेड नेशन का, लेकिन ऐसा है क्यों? तो आप जरा देखिए कि जिन देश के पास वीटो पावर है उन्होंने इसका कैसे यूज किया है। अगर यूएसएसआर और रसिया को जोड़ दिया जाए तो 50% वीटो तो इन्होंने ही मार दिया। जो यूएसए है उसने 84 टाइम्स वीटो का यूज किया है, लेकिन 84 में से लगभग 53 टाइम्स जो है वो यूज किसके ऊपर किया गया है? जो भी रिजोल्यूशन इजराइल की क्रिटिकल था। क्रिटिकल का मतलब कि जिस भी रिजोल्यूशन में इजराइल की निंदा की गई, जिस भी रिजोल्यूशन में इजराइल के खिलाफ कुछ लिखा गया, कहा गया, उसके ऊपर यूएसए ने वीटो मार दिया। 84 टाइम्स यूएसए ने यूज किया, जिसमें से अबाउट 53 टाइम्स जो है वो इजराइल के मैटर के ऊपर है। भारत जो है वो मुद्दा उठाता है टेररिज्म को लेकर के यूनाइटेड नेशन में, वो मैटर जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना वीटो मार देता है। पूरा देश, पूरा दुनिया कह रहा है एक चाइना ने वीटो मारा, कहानी खत्म। ये बहुत अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर दिखाता है यूनाइटेड नेशन का। एक फन फैक्ट ये है कि यूएन चार्टर में कहीं पे भी वीटो वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। खैर हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चेंज भी लाना होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो उसके लिए चार्टर में चेंज लाना होगा, और चार्टर में चेंज लाना होगा तो उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल से उसको अप्रूव कराना होगा। और सिक्योरिटी काउंसिल कैसे अप्रूव करेगा? इसी वजह से तो आज तक सिक्योरिटी काउंसिल में केवल एक ही रिफॉर्म हुआ है, और वो भी क्या? तो नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट को 6 से 10 कर दिया गया, बस। उसके अलावा कोई रिफॉर्म हुआ ही नहीं और होगा ही नहीं। जैसे ही होने के लिए जाएगा वीटो, मैटर फिनिश। खैर अब हम लोग चलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रोसीड्योर के बारे में कि कैसे सिक्योरिटी काउंसिल अपना काम करता है। तो जो आर्टिकल 28 से लेकर के 32 जो है चैप्टर नंबर 4 यूएन चार्टर का, वो प्रोसीड्योर के बारे में बताता है सिक्योरिटी काउंसिल के। जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो पूरे साल मीटिंग करती है, काम ही ऐसा है। और पूरे साल मीटिंग करने की वजह से जितने भी इसके मेंबर होते हैं, जो भी 15 मेंबर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को यूएन हेडक्वार्टर में हर समय तैनात रहना पड़ता है। कभी भी मीटिंग करना पड़ सकता है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग करना है किसी भी समय पे, अगर कोई ऐसा क्राइसिस आ गया, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, तो रिप्रेजेंटेटिव तैयार होने चाहिए। और ये जो सेशंस होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो किसी भी 2 सेशन के बीच में 14 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में देखो ना, तो जो काउंसिल है वो हर रोज मीट करती है, वो हर रोज मिलती है, और कभी कभी तो दिन में 2 से 3 बार मिलती है, क्योंकि मैटर जो है वो है ही इतना बड़ा। 15 मेंबर हैं और पूरे दुनिया को देखना है, तो कैसे नहीं मीटिंग करना पड़ेगा? बिना मीटिंग के कैसे होगा? जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसे अपना खुद का एक रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर अडॉप्ट करना है, जिसे हम लोग द प्रोविंशियल रूल ऑफ प्रोसीड्योर्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक सिक्योरिटी काउंसिल ही है जिसने रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर को अडॉप्ट किया हुआ है। जनरल असेंबली ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, इकोसॉक ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अडॉप्ट किया हुआ है। सो इन सब ने अडॉप्ट किया हुआ है। वैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोविंशियल रूल ऑफ प्रोसीड्योर्स। प्रोविंशियल रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर जो है, इसे अडॉप्ट किया था सिक्योरिटी काउंसिल ने 1946 में। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास पावर है कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है किसी भी सब्सिडियरी ऑर्गन को, अगर उसे लगता है कि उसकी जरूरत है ताकि वो अपने फंक्शंस को और बेहतर वे से परफॉर्म कर सके, तो वो सब्सिडियरी ऑर्गन को भी एस्टैब्लिश कर सकता है। अगर कोई यूनाइटेड नेशन का मेंबर है लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट होगा, तो वो जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, वो उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता है।
अब ये तो केस था कि अगर कोई मेंबर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा स्टेट है जो यूनाइटेड नेशन का ही मेंबर नहीं है, तो फिर क्या हो? तो वो भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में सिक्योरिटी काउंसिल की कंसिडरेशन के बाद। अगर सिक्योरिटी काउंसिल कहेगा, सिक्योरिटी काउंसिल चाहेगा कि वो पार्टिसिपेट करे, सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव करेगा उसके पार्टिसिपेशन को, वो तभी ही पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन उसके पास भी कोई वोट नहीं रहेगा क्योंकि अब वो तो मेंबर ही नहीं है यूनाइटेड नेशन का, तो वोट का बात ही खत्म। तो इसके साथ हमने देख लिया कि भाई क्या प्रोसीड्योर है सिक्योरिटी काउंसिल का। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक पावर्स क्या है सिक्योरिटी काउंसिल के पास जिससे वो अपने फंक्शनिंग को कर सके। तो जो स्पेसिफिक पावर है जो काउंसिल को मिले हुए हैं वो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 12 में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चैप्टर नंबर 12 है वो अभी के समय में रेलेवेंट नहीं है। तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 यही है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जो चैप्टर नंबर 6 है यूएन चार्टर का वो इसी से रिलेटेड है, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब इसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या कहा गया है उसको हम लोग देखते हैं। जो भी पार्टीज हैं जो एक डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं और अगर वो डिस्प्यूट चलता रहा तो उससे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा है, तो उन्हें सबसे पहले सॉल्यूशन देखना है। कैसे? नेगोशिएशन से, मीडिएशन से, आर्बिट्रेशन से, कॉन्सिलिएशन से, जुडिशियल सेटलमेंट से या और भी किसी पीसफुल मीन्स से। यानी कि किसी भी पीसफुल मीन्स से वो कर सकते हो। अब आपस में समझौता कर ले, आपस में शांति से बैठ के बातचीत कर ले, नेगोशिएट कर ले बस, लेकिन पीसफुल मीन से सबसे पहले उनको सॉल्व करना है। ये नहीं कि जहां हुआ थोड़ा सा डिस्प्यूट वहीं पे उठा के बंदूक लड़ने के लिए तैयार हो गए, नहीं। पहले पीसफुल तरीके से आप उस मैटर को सॉल्व करने के ऊपर ध्यान दीजिए। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अगर उस डिस्प्यूट को देखता है और उसे लगता है कि यार ये डिस्प्यूट तो थोड़ा अजीब लग रहा है भाई, इससे तो प्रॉब्लम हो सकता है पीस एंड सिक्योरिटी को, तो वो तुरंत इन्वेस्टिगेट करेगा उस डिस्प्यूट के ऊपर। वो तुरंत के तुरंत इन्वेस्टिगेट करेगा, पता लगाएगा कि भाई क्या है नहीं है, तुरंत के तुरंत रिकमेंडेशन देगा अपना। आप देखते होंगे जैसे ही कोई डिस्प्यूट होता है कि तुरंत के तुरंत सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल का ऐसा ऐसा मानना है। सो वो तुरंत के तुरंत रिकमेंडेशन देगा और एक पीसफुल तरीके से ही सेटल करने के ऊपर वो ध्यान देगा। ये जो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है इसमें एक और बात लिखा गया और वो क्या है कि कोई भी मेंबर हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना भी हो, अगर कोई यूनाइटेड नेशन का मेंबर है या कोई स्टेट है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं भी है, ये किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, वो तुरंत सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के अटेंशन में उस मैटर को ला सकता है कि भाई आप इस मैटर को देखो, इस मैटर से तो भाई पीस को खतरा हो सकता है, ये मैटर तो बड़ा बुरा स्थिति में, इसके ऊपर आप तुरंत रिकमेंडेशन दो, रिजोल्यूशन लो, एक्शन लो। वो कंसिडरेशन में ला सकता है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के। तो हम लोग जो पैसिफिक सेटलमेंट का देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि पीसफुल तरीके से बात की जा रही है काम करने के लिए, है ना। आप देखिए लो, नाम ही है पैसिफिक सेटलमेंट है और कोई ऐसा नहीं कोई बंदूक लड़ाई झगड़े की बात नहीं की जा रही है। तो आपको यहाँ से एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल का रोल है, ये चैप्टर नंबर 6 जो है पैसिफिक सेटलमेंट के हिसाब से, वो एक एडवाइजर, एक मीडिएटर वाला रोल है। सो एक समझौता वाले विचार यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक एडवाइजरी और मीडिएटर के तौर पे दिख रहा है। लेकिन अब जो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के रौद्र रूप को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि वो क्या क्या एक्शन ले सकता है। सो जो नेक्स्ट है वो है एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन। जो चैप्टर नंबर 7 है यूएन चार्टर का, वो इससे रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो मेजर्स ले सकती है जिसमें आर्म्ड फोर्स का यूज नहीं है। इसका मतलब कि मिलिट्री एक्शन के अलावा वो मेजर्स ले सकती है और अपने मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको भी कह सकती है कि आप इन मेजर्स को अप्लाई करो। अब ये मेजर्स क्या हो सकते हैं भाई? तो कंप्लीट या पार्शियली। कंप्लीट का मतलब पूरी तरह से और पार्शियल मतलब थोड़ा सा। इंटरप्शन लगा सकती है वो इकोनॉमिक रिलेशन में, रेल में, सी में, एयर रूट के ऊपर, पोस्टल सर्विसेज में, यानी कि उनके ट्रेड एंड कम्युनिकेशन को ब्रेक करने का यहाँ पे कोशिश हो रहा है ताकि वो जो नेशन अपने हरकत को कम करे जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है। लेकिन अगर इससे बात नहीं बनेगा तब क्या होगा? तब सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन लेगा एयर, सी और लैंड फोर्सेस के थ्रू। यानी कि ऐसा नहीं है कि अपने लैंड फोर्सेस से ही वो काम करेगा, वो नेवी भी भेज देगा, वो एयर फोर्स भी भेज देगा,
और इन जनरल एयरफोर्स का ही यूज होता है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को बनाया रखा जा सके। तो आप बार बार देख रहे हो कि बात जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी पे आ जाती है, तो ये बात आएगी ही पीस एंड सिक्योरिटी पे, क्योंकि ये है सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन, तो बात तो पीस एंड सिक्योरिटी के ही ऊपर चलेगी। और ये जो आर्म्ड फोर्स का यूज होगा, इसमें यूएन के जितने भी मेंबर है उनको असिस्टेंस देना होता है सिक्योरिटी काउंसिल को। ठीक है, अब सिक्योरिटी काउंसिल आर्म्ड फोर्स का यूज करेगा, लेकिन आर्म्ड फोर्स का यूज करेगा तो करेगा कैसे? ये कोई एक छोटा डिसीजन नहीं है। आर्म्ड फोर्स का यूज करना ये जो है ये लास्ट रिजॉर्ट है, सबसे अंतिम में जाकर के इस चीज के ऊपर आती है सिक्योरिटी काउंसिल की भाई अब आर्म्ड फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मैटर तो बहुत बिगड़ चुका है। और इसका प्लानिंग कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन उसे असिस्ट कौन करता है? मिलिट्री स्टाफ कमिटी, जो कि एक सब्सिडियरी ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम है इन आर्म्ड फोर्स के प्लानिंग के दौरान सिक्योरिटी काउंसिल को असिस्टेंस देना। तो इन सभी बातों को चैप्टर नंबर 7 में कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है रीजनल अरेंजमेंट्स। चैप्टर नंबर 8 जो है यूएन चार्टर का, वो रीजनल अरेंजमेंट्स के बारे में है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये चैप्टर क्या है, कैसे है, आर्टिकल क्या है, ये यूएन चार्टर क्या है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के ऊपर, जिसमें मैंने यूनाइटेड नेशन के चार्टर को ब्रेक किया है, उसे अच्छे तरह से समझाया है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप एक बार उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि जो चैप्टर 8 हो रहा है, चैप्टर 7 हो रहा है, आर्टिकल हो रहा है, ये है क्या। तो अब हम लोग आते हैं रीजनल अरेंजमेंट्स पे, जिसमें सबसे पहला है कि द मेंबर्स ऑफ द यूएनओ शैल मेक एवरी एफर्ट टू अचीव पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ लोकल डिस्प्यूट्स थ्रू रीजनल अरेंजमेंट्स और बाय रीजनल एजेंसीज बिफोर रेफरिंग देम टू सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हर एक मैटर को सीधे सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप लोकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उनको प्रयास करना है, उनको कोशिश करनी है कि पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ लोकल डिस्प्यूट्स को अचीव किया जा सके। वो कैसे होगा? रीजनल अरेंजमेंट्स के थ्रू, रीजनल एजेंसीज के थ्रू। बहुत सारे रीजनल एजेंसीज होती हैं जो कि एक छोटे लेवल पर ऑपरेट करती हैं, और ये जो है ये पीसफुल तरीके से लोकल डिस्प्यूट को सेटल करती हैं सिक्योरिटी काउंसिल में रेफर करने के पहले। अगर कोई मैटर है जो कि बहुत ज्यादा ही बुरी स्थिति में है, तब तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा, ये सिक्योरिटी काउंसिल खुद ही उस मैटर को अपने कंसिडरेशन में ले सकता है। लेकिन अगर कोई मैटर है जो शांति तरीके से लोकली सॉल्व किया जा सकता है, तो उसे लोकली सॉल्व कर लेना चाहिए। इसी में एक और पॉइंट है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको इनकरेज करना चाहिए पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ लोकल डिस्प्यूट्स को। क्यों भाई इनकरेज करना चाहिए, क्यों उसका डेवलपमेंट करना चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा लोकली किसी चीज को शांतिपूर्वक ढंग से सेटल किया जा सकता है, उतना कम लोड पड़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अदर चीज को और भी बेटर ढंग से देख सकती है। इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी काउंसिल को यूटिलाइज करना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल को इस्तेमाल करना चाहिए इन रीजनल अरेंजमेंट्स का और एजेंसीज का, ताकि वो लागू कर सके अपने एक्शन को, ताकि पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल इन्फोर्स नहीं कर सकता है रीजनल अरेंजमेंट्स या एजेंसीज को। सो अब हम लोग देखते हैं रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स? तो जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्पररी ग्लोबल रियलिटीज। अब इसकी स्थापना कब हुई और अभी समय क्या चल रहा है, और इसमें चेंजेस कुछ हुए नहीं, तो जो अभी करंट सिनेरियो के ग्लोबल रियलिटीज हैं उनको कैसे ये रिप्रेजेंट करेगा? 75 साल पहले इससे सेटअप किया गया था, ये सक्सेसफुल भी रहा है, लेकिन 21st सेंचुरी वर्ल्ड जो है वो बहुत डिफरेंट है 20th सेंचुरी से। बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस है 21st सेंचुरी वर्ल्ड के सामने। क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, टेररिज्म है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और इन सब समस्याओं को ओवरकम करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की आवश्यकता है। और सिक्योरिटी काउंसिल एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, और काफी वाइड रेंजिंग पावर्स भी रखता है। तो अगर इसमें रिफॉर्म आएगा, इसे और बेहतर बनाया जाएगा, तो यूएन का भी फंक्शनिंग और बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट्स ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्ट एंड आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर्स। ये भी सही बात है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वही इसको डोमिनेट करते हैं, जो कि है यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, यही इसको डोमिनेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है
कि यूएनओ को जब एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में, तब इसके 51 मेंबर स्टेट्स थे, लेकिन आज के समय में 193 मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि लगभग 4 गुना है ओरिजिनल मेंबर्स के। ओरिजिनल मेंबर्स 51 और करेंटली 193, लगभग 4 गुना ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज नीड्स टू बी इनहैंस्ड, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, एशिया में है, साउथ एशिया में है, इन सभी के रोल को बढ़ाना होगा सिक्योरिटी काउंसिल में। जो 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सब तो कितने पावरफुल मेंबर हैं, लेकिन कितने सारे नेशंस हैं जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। सो इसलिए भी सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन ऑर्डर टू मेक द सिक्योरिटी काउंसिल मोर इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव, रिफॉर्म्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के वर्क को और भी ज्यादा एफिशिएंट होते हुए देखना चाहते हैं, और ज्यादा इसे अकाउंटेबल होते हुए देखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, और भी रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को, तो भाई इसमें रिफॉर्म्स तो लाने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 21st सेंचुरी वर्ल्ड के सामने जो चैलेंजेस हैं वो बहुत अलग हैं और बहुत डाइवर्स हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हैं। तो अब हम देखते हैं 2 ग्रुप्स के बारे में। एक है G4 नेशंस, जिसमें 4 नेशंस आते हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ये चारों सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करते हैं परमानेंट सीट के लिए। इसके अलावा एक और ग्रुप है जो कि G4 नेशंस के अगेंस्ट है और उसे अपोज करता है, उसे काउंटर करता है, और वो है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, जिसको कॉफी क्लब कहते हैं, और इसमें लगभग 40 मेंबर्स हैं। इस ग्रुप में जो है पाकिस्तान है, जो इंडिया को अपोज करता है परमानेंट मेंबर बनने से, इटली और स्पेन है जो जर्मनी को अपोज करता है परमानेंट मेंबर बनने से, मेक्सिको है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है जो ब्राजील को अपोज करता है, साउथ कोरिया है जो जापान को अपोज करता है। इसके अलावा भी नेशंस है लाइक टर्की, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। ये नेशंस जो हैं ये नॉन परमानेंट सीट में एक्सपेंशन चाहते हैं, न कि परमानेंट सीट में, यानी कि परमानेंट सीट में एक्सपेंशन ना हो, वो जितने हैं उतने ही रहे, लेकिन नॉन परमानेंट सीट जो है उसे बढ़ाया जाए। तो ये जो है ये 2 ग्रुप्स हैं नेशन के जो अलग अलग रिफॉर्म चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है और हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंडिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया आज तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इलेक्ट किया गया है। पहली बार किया गया था 1950 में, तो 1950 से 51 पहली बार, 1967 से 68 दूसरी बार, 1972 से 73 तीसरी बार, 1977 से 78 चौथी बार, 1984 से 85 पांचवी बार, 1991 से 92 छठी बार, 2011 से 2012 सातवीं बार, 2021 से 2022 आठवीं बार। यानी कि अभी के समय में इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस अगस्त महीने में इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंसी को हेल्ड कर रहा है, और इंडिया के टी.एस. तिरुमूर्ति जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1 महीने के लिए। और इंडिया का जो टर्म है नॉन परमानेंट मेंबर का वो जनवरी 2021 से शुरू हो गया है, और इंडिया के नॉन परमानेंट मेंबर के सीट के इलेक्शन के लिए 184 वोट्स मिले थे 192 में से। जनरल असेंबली में इलेक्शन होता है, वहां पे 192 मेंबर्स प्रेजेंट थे। ऐसे तो जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स हैं, लेकिन 192 मेंबर्स उस समय प्रेजेंट थे, और उसमें से 184 ने कहा कि जो इंडिया है उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के सीट को दिया जाना चाहिए। यानी कि केवल 8 ऐसे बेवकूफ देश थे जो चाहते थे कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर ना बने, और हम सबको पता है कि वो 8 गिने चुने पाकिस्तान, चाइना, यही सब कुछ देश रहे होंगे। बाकी पूरा विश्व चाहता है कि इंडिया आगे बढ़े। कुछ देश हैं जिन्हें हमारी बात समझ नहीं आती, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो इंडिया है वो बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि वो परमानेंट सीट अचीव कर ले सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है अभी तक। अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स जिसके बेसिस पे भारत क्लेम करता है कि उसे परमानेंट मेंबरशिप मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में।
जिसमें से पहला है इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया की जो जीडीपी है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। भले ही कोविड की वजह से हमें एक सेटबैक लगा है, लेकिन कोविड के पहले अगर आप देखो तो इंडिया की जीडीपी बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में से एक थी। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इंडिया इज ए न्यूक्लियर पावर। इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया क्लेम करता है। तीसरा जो है वो ये है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और सून जो है वो हम लोग चाइना को भी सरपास करके सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हम लोग बन जाएंगे। जो चौथा पॉइंट है वो है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हम लोग से बड़ा कोई डेमोक्रेसी ही नहीं है। सबसे बड़ा इंडिया का ताकत ये है कि इंडिया ने जो भी डेवलपमेंट अचीव किया है वो डेमोक्रेसी के पाथ पे चल के किया है। देश में जो भी हुआ है देश ने कम ही अचीव किया है, लेकिन जो भी अचीव किया है वो डेमोक्रेसी के साथ अचीव किया है। और डेमोक्रेसी क्या होती है उसका वैल्यू उन देश से जाकर के पूछिए जो अभी वॉर में लगे हुए हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है ये अफगानिस्तान के लोगों से जाकर के पूछिए। डेमोक्रेसी क्या होती है ये सीरिया के लोगों से जाकर के पूछिए। उन्हें रियल टर्म में डेमोक्रेसी के बारे में पता है। हम डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ है तो है, लेकिन डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि इंडिया इज अ लार्ज कंट्रीब्यूटर टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस। जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशंस होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब हम लोग छठा पॉइंट देखते हैं जो कि है इंडिया इज अ रेगुलर एंड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएनओ बजट। यूनाइटेड नेशन के बजट में इंडिया ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है। भले ही इंडिया का कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं है अदर नेशन के कंपेयर में, लाइक यूएसए जो है वो 22% कंट्रीब्यूट करता है, चाइना अबाउट 15% कंट्रीब्यूट करता है। हम लोग उसके सामने बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं, नियर 1% के अराउंड में हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं कंट्रीब्यूट और लगातार करते आ रहे हैं कंट्रीब्यूट और आगे भी करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने देख लिए कि क्या क्लेम्स हैं जो इंडिया करता है, क्या बेसिस है जिसके ऊपर इंडिया परमानेंट मेंबरशिप चाहता है। लेकिन अब बात आती है कि अगर ऐसा ही है तो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिला क्यों नहीं है अभी तक, क्या कारण है, उन सभी चीजों को हम समझ लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप ऑफर हुआ था 1950 में यूएसए के द्वारा और 1955 में यूएसएसआर के द्वारा, बट भारत ने मना कर दिया था। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ लोग का कहना है कि मना इस वजह से कर दिया गया था क्योंकि अगर हम लोग परमानेंट मेंबर बनते तो यूएनओ के बजट में हम लोग को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ता और उस समय देश की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर हम लोग एक परमानेंट मेंबर बन जाते तो आज इतनी ज्यादा समस्या हम लोग को नहीं झेलनी पड़ती ग्लोबल स्टेज पे। सो ये बहुत बड़ी चूक थी जो इंडिया ने 2 बार परमानेंट मेंबरशिप के ऑफर को मना कर दिया। जो सबसे बड़ा कारण है और हम सबको पता है वो है चाइना। चाइना जो है वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप को रद्द कर देता है। यूएसए, फ्रांस, यूके, रशिया, ये 4 देश जो हैं ये सपोर्ट करते हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए और साथ ही साथ वीटो पावर देने के लिए भी। जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे ट्रंप साहब, वो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप देने और साथ ही साथ वीटो पावर ये दोनों देने के लिए एग्री करते थे। अभी जो प्रेसिडेंट आए जो बाइडेन, वो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप तो देने के लिए हाँ कह रहे हैं, लेकिन वीटो पावर के ऊपर उनका कहना है कि वीटो पावर नहीं देंगे। अगर हमें परमानेंट मेंबरशिप भी मिल जाए तो वो भी काफी बड़ी बात होगी। हम कम से कम उन मीटिंग्स में जाएंगे तो हम वहां पर अपनी बातों को रखेंगे, ग्लोबल स्टेज पर हमें मौका मिलेगा अपनी बात को रखने के लिए हर एक समय। अभी तो हम लोग 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे अपॉइंट हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग परमानेंट रहेंगे तो हम हर वक्त वहां पर प्रेजेंट रहेंगे और अपने बातों को रख पाएंगे। काफी ज्यादा पावर हो जाएगा तब इंडिया के पास और काफी बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन चाइना जो है वो वीटो पावर लगा करके इसे रद्द कर देता है। इसके अलावा जो एक और कारण लोग मानते हैं वो है कि इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया है एनपीटी को, जो कि है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। साथ ही साथ सीटीबीटी को भी नहीं साइन किया है, जो कि है कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। हम लोग क्यों करें इसे साइन? जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन रखें और बाकी कोई न्यूक्लियर वेपन रखे तो इसके ऊपर आपत्ति है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है तो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा या चाइना के ऊपर अटैक कर देगा अगर वो परमानेंट मेंबर बन जाएगा, जबकि हमारा नो फर्स्ट यूज का पॉलिसी है। और इसका मतलब है कि रिटेलिएशन के लिए ही केवल न्यूक्लियर वेपन का इंडिया यूज करेगा।
यानी कि अगर कोई देश इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तभी इंडिया उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा। इंडिया सामने से किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। एक और कारण है जो कि एक एलिजिबल कारण है, एक सही कारण है जिसकी वजह से इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पाता है, और वो है कि इंडिया compete कर रहा है अदर कंट्रीज से। अदर कंट्रीज G4 नेशंस की ही कंट्रीज है, लाइक ब्राजील, जापान, जर्मनी और भी अदर नेशंस है लाइक साउथ अफ्रीका। और अगर इंडिया को इंक्लूड कर लिया जाता है परमानेंट मेंबर के लिए तो अदर कंट्रीज जो है वो भी चाहेंगी कि भाई हमें भी लाओ, तो फिर उन्हें भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। और अफ्रीका और साउथ अमेरिका से तो कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है इन दो कॉन्टिनेंट से। बहुत लोगों का मानना है कि जो सबसे पहले परमानेंट मेंबर आएगा वो इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट में से आना चाहिए, तो ये भी एक इशू हो जाता है इंडिया के साथ। इंडिया चाहता तो है परमानेंट मेंबर बनना, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है परमानेंट मेंबर बनने के लिए। इसके अलावा एक और कारण है जो कि सबसे बड़ा कारण है और उसके ऊपर इंडिया को काम करना होगा, वो है कि जो इंडिया का परफॉर्मेंस है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में वो बहुत ही खराब है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि HDI हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम लेवल, इन सब चीजों को मेजर करते हैं, और इस फील्ड में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत बुरा है। इंडिया का HDI में रैंकिंग है 131। तो आप समझ सकते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें बहुत पुअर परफॉर्मेंस है इंडिया का, और ये एक सबसे बड़ा कारण है और सबसे एलिजिबल कारण है जिसकी वजह से इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में जानेंगे, इकोसॉक के बारे में कि इकोसॉक क्या है, क्या करता है, कैसे करता है, क्या फंक्शंस, क्या पावर, क्या कंपोजिशन, इन सभी चीजों को डिटेल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।